नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। कहीं जश्न है तो कहीं मायूसी है, क्योंकि आज फैसले का दिन है। आप जानते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ से 8वें राउंड के बाद अध्यक्ष पद के परिणाम। बीजेपी की सरोज राठी 1793 वोट से आगे निकली। सरोज राठी बीजेपी उम्मीदवार थे। बीजेपी को 24,910 वोट मिले हैं। इनेलो की मोनिका राठी को 23,118 वोट मिले हैं। राम बतेरी कांग्रेस समर्थित निर्दलीय को 16,828 वोट। तो बहादुरगढ़ में 9वें राउंड की गिनती अभी जारी है। तो 8वें राउंड तक की हमने बात की, 9वें राउंड की अभी वोट काउंटिंग जारी है। तो देखिए, अब तक का जो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, हालांकि अभी इंतजार तो शाम का करना होगा, लेकिन इतना अभी तक जरूर साफ है कि बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी मुख्य तौर पर शहरी पार्टी के तौर पर जानी भी जाती है। हालांकि पिछले कई चुनाव में ग्रामीण वोटर्स को भी बीजेपी ने लुभाया थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये शहरी चुनाव थे, बीजेपी के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। बीजेपी के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो निर्दलीय उम्मीदवारों का नंबर आता है। जेजेपी हालांकि दावा जरूर कर रही है पैनल पर कि हम भी अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि दूसरी पार्टी यानी बीजेपी ने किया है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि बीजेपी के उम्मीदवार तुलनात्मक रूप से ज्यादा थे, तो अब बीजेपी का कहना है कि उनकी जीत भी जाहिर तौर पर ज्यादा होगी। इनेलो ने, हालांकि हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन उम्मीद से तो ज्यादा है कम से कम। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी खबर हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आप जानते हैं वोट काउंटिंग जारी है। परिणाम आ रहे हैं, और जो परिणाम अब तक सामने आए हैं, सबसे पहले आपको बता रहे हैं खबरें अभी तक। रुझान भी हम आपको बता रहे हैं, और रुझान जब परिणाम में तब्दील हो रहे हैं वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो टेली के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि नगर पालिका और नगर परिषद का परिणाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बड़ी खबर के जरिए हर एक अपडेट से आपको रूबरू हम करा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझान के हिसाब से 28 नगर पालिका में 14 पर गठबंधन का कब्जा, यानी 50% पूरा, ये रुझान के आधार पर है। 11 पालिकाओं में अन्य का कब्जा है, ये रुझान है अभी तक। तो कुंडली से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन अंतिल ने। क्या कुछ उनका कहना कि जीत के बाद, आइए सुनते हैं। में पहली बार चुनाव हुए, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी की कांटे की टक्कर दिखाई दी। एक पहला राउंड आया तो बीजेपी आगे थी, दूसरे और थर्ड राउंड में आम आदमी पार्टी आगे निकल गई कांटे की टक्कर में। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिमला देवी ने जीत हासिल की है। उन्हीं से जान लेते हैं कितना टफ मुकाबला रहा और जीत हासिल की है। अब क्या सोच रहा है कि कुंडली नगर पालिका के लिए क्या करोगे? मैं कुंडली नगर पालिका मतलब विकास के लिए बहुत मेहनत करूंगी। जो मतलब कुंडली नगर पालिका में जो गाँव वालों ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। फिर भी क्या सोच के रखा? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले मैं गलियाँ वगैरह, जो रोड वगैरह टूटी हुई हैं, उनको ठीक कराऊंगी, और जो पानी की निकासी के लिए कुछ शिविर वगैरह डलवाऊंगी, और साफ सफाई के लिए मतलब कूड़े वालों के लिए कूड़ा घर घर डोर टू डोर की गाड़ी लगवाऊंगी, ताकि साफ सफाई अच्छी तरह हो सके। किस पार्टी से फाइट रही, कितने वोटों से जीती? आम आदमी पार्टी से फाइट रही है। मैं 77 वोटों से जीती हूँ। आगे किस तरह से जनता के बीच रहेंगे? कुंडली नगर पालिका वासियों ने आपको तो भरोसा जता दिया, पहली बार चेयरमैन बना दी, लेकिन उनके बारे में क्या सोचा? मैंने उनके बारे में यही सोचा है कि मैं अब सबका मतलब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, तो उसी में को लेकर मैं जाऊंगी, और मुझे सभी क्षेत्रवासियों का साथ चाहिए, ताकि मैं उनके साथ या सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार है शिमला देवी, उनका ये कहना है कि सबसे पहले जो कुंडली नगर पालिका में पानी की समस्या है, उसके समाधान की तरफ उनका प्रयास रहेगा कि उसका समाधान किया जाए, और उसके बाद जो लोगों ने उन पर भरोसा जताया, समान साथ और समान विकास के नारे पर वो काम करेंगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी। तो जो उम्मीदवार जीते हैं उनका कहना है कि जनता ने जो भरोसा किया है उस पर हम खरा उतरेंगे। जो चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे उठाए थे, जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उन पर खरा उतरेंगे। ये तस्वीरें आप देख ली, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें दरअसल सामने आ रही जश्न की। जश्न मनाया जा रहा कि जहां जहां जीत हुई है वहां वहां जश्न मनाया जा रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र के लाडवा की तस्वीरें हैं। बीजेपी ने विजय हासिल की है और विजय जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए, फूल मालाएं पहनाकर
बधाई दी जा रही है, साथ ही कहीं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये दिन भर आज सिलसिला जारी रहेगा। किसी खेमे में खुशी होगी तो वहां जाहिर है जश्न मनाया जाएगा। ये कालका की तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी के कृष्णलाल लांबा विजयी रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा की ओर से उन्हें बधाई दी गई है। विजय जुलूस निकाला गया है। तो तस्वीर आपके सामने। पानीपत के समालखा से ये तस्वीर आपके सामने। यहाँ भी बीजेपी विजयी रही है। तो ये विक्ट्री वाकई हुई है बीजेपी के यहाँ पर, और अब बीजेपी के खेमे में देखिए बेहद खुशी है आज। ओवरऑल जब आप बात करते हैं इन तस्वीरों के अलावा भी, तो बीजेपी नंबर 1 है अभी तक के प्रदर्शन में, और इसमें आप गवर्निंग पार्टी के तौर पर मान लीजिए, या फिर शहरों में बीजेपी मजबूत है, ये एक बड़ा फैक्टर मान लीजिए, या फिर बीजेपी का शुरुआत से ही क्लियर था कि हमें इलेक्शन लड़ना है और बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। टोहाना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ भी जश्न का माहौल है। यहाँ भी विजय जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये विजय जुलूस अब निकाला जा रहा है। ये विजय बीजेपी के खाते में गई है। सबसे अधिक अब तक का जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। हालांकि जेजेपी का कह सकते हैं उतना संतोषजनक, शायद इस पर विश्लेषण बीजेपी भी करे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम बता दें आपको कि निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया है। ये वाकई ब्रेकिंग है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। इस्माइलाबाद में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो ये एंट्री हो गई है हरियाणा की राजनीति में। आम आदमी पार्टी की निशा कानू वंघा को जीत मिली है। तो ये चुनावी एंट्री आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बीजेपी की उम्मीदवार को मात दी है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी की उम्मीदवार पूजा गर्ग को मुंह की खानी पड़ी है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हाथों। देखा जाए तो केवल एक जीत है, लेकिन इस जीत के मायने बड़े हैं। ये जीत आम आदमी पार्टी की हरियाणा की सियासत में एंट्री के तौर पर देखी जाएगी। प्रवेश हो गया कि दस्तक दे दी है आम आदमी पार्टी ने। हालांकि विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया था। लोकसभा चुनाव की बात करें, कुछ हाथ नहीं लग पाया था। लेकिन जब से पंजाब में जीते और उसके बाद हरियाणा में भी कुछ ज्वाइनिंग करवाई गई, अब ये जीत हासिल की। इलाहाबाद से बड़ी खबर ये है कि इनेलो को बड़ा झटका। जहां जो परंपरागत सीट है इनेलो पार्टी की, जहां अभय चौटाला विधायक हैं, वहां इनेलो उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। ये बहुत बड़ी खबर। निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह सोलंकी के हाथों हार मिली है। इलाहाबाद में हारना ये बड़ी खबर हो जाती है। इनेलो उम्मीदवार विजय कुमार तीसरे नंबर पर रहे हैं, दूसरे पर भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर। तो इलाहाबाद नगर पालिका से इनेलो पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है। इनेलो पहला नंबर छोड़िए, जीत छोड़िए, दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। इनेलो पार्टी तीसरे नंबर पर। जो परंपरागत सीट है इनेलो पार्टी की, चौटाला परिवार की, अभय सिंह चौटाला जहां से विधायक हैं, वहां से इनेलो पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। मुकाबले में भी नहीं रही इनेलो पार्टी तीसरे नंबर पर। अब अभय चौटाला को जाहिर है इस पर तो विश्लेषण करना ही होगा कि कहां चूके, क्योंकि किसानों के लिए तो इनकी ओर से विधायकी से इस्तीफा दिया गया था। विधायक पद से दरअसल इस्तीफा दिया गया था, फिर जीते। हालांकि मार्जिन कम था पिछली बार वाली जीत से, लेकिन ये शहरी वोटर्स जो है इन्होंने इनेलो को खारिज कर दिया है। हालांकि शहरी वोटर माना भी नहीं जाता, लेकिन जब बात इलाहाबाद की आती है तो इलाहाबाद सीट तो है ही। कुल मिलाकर इलाहाबाद जो क्षेत्र है वो इनेलो पार्टी का, चौटाला परिवार का, लेकिन यहाँ हार मिली है। हार भी ऐसी कि दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे, तीसरे नंबर पर इनेलो पार्टी के उम्मीदवार यहां पर रहे हैं। तो ये कुछ जो हाइलाइट्स हैं अब तक के वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक जीत मिली है इस्माइलाबाद में। इलाहाबाद में इनेलो उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। उचाना में जेजेपी उम्मीदवार हार गए हैं। ये बड़ी बातें हैं वाकई, क्योंकि उचाना से तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आते हैं, विधायक थे वहां से, और वहां जेजेपी के हाथों जेजेपी को हार दरअसल वहां पर मिली है। चलिए लगातार आपको हम अपडेट्स देते रहें। जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहादुरगढ़ में 9वीं राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है। वोट काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 8वीं राउंड का हमने आपको बताया था। और अब वार्ड नंबर 28 से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति से, तो ये हम आपको बता रहे हैं, वार्ड नंबर 29 से बीजेपी उम्मीदवार सत्यप्रकाश छिकारा जीते हैं। वार्ड नंबर 31 से निर्दलीय सरिता जीती हैं। तो सभी वार्ड्स का क्या है परिणाम? 9वीं राउंड की गिनती पूरी हो गई है। अलग अलग वार्ड्स के परिणाम क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए।
28 से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति से रमन यादव जीत गए हैं। रमन यादव जीते हैं। कुल मिलाकर बात यह है वार्ड नंबर 29 से बीजेपी उम्मीदवार सत्यप्रकाश ठिकारा ने जीत हासिल की है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम टेली के जरिए भी दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। बहादुरगढ़ में 31 में से कितने कहां जीत हासिल की है, किसने, वो हम आपको बता रहे हैं। नगर परिषद का परिणाम क्या है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो पालिका और परिषद दोनों के परिणाम क्या कहते हैं। अभी तक हम कह सकते हैं कि बीजेपी आगे है। बीजेपी शहरी पार्टी भी है, बीजेपी सत्ता में भी है, बीजेपी पहले से तैयारी में जुटी थी। बीजेपी ने हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा के, लेकिन बीजेपी का तुलनात्मक रूप से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, इसमें भी कोई राय नहीं है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा हम करेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र ढुल हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र ढुल जी, अब तक का जो परिणाम आया है सर, कैसे आप देखते हैं, कैसे आपकी पार्टी देख रही है इस परिणाम को? मैं इस परिणाम को असेस कर रहा था। यदि आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो निश्चित तौर पर भाजपा जसपा गठबंधन आगे तो है, लेकिन बड़े भारी स्तर पर जो है अधिकतर क्षेत्र में उन्हें नकार भी दिया गया है। खास करके उन जगह पर इन्हें नकारा गया है जहाँ पे इनके रूलिंग कैंडिडेट्स थे, इनके रूलिंग विधायक थे या इनके मंत्री थे। तो इनके लिए एक खतरे की घंटी मैं मानता हूँ। जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस सिंबल पर तो लड़ नहीं रही थी, तो कांग्रेस ने तो अपने कुछ कैंडिडेट्स को जो है उम्मीदवारों को समर्थन दिया था बाहर से, उनके समर्थन में प्रचार भी किया था। उनमें से कई लोग हारे भी हैं तो कई लोग आगे भी हैं। जी अच्छा, क्या इसी दिन के लिए आप लोगों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा कि आप पैनल पर बैठेंगे जिस दिन परिणाम आएगा और आप कह देंगे हम तो सिंबल पर थे ही नहीं? जीत मिलेगी तो कह देंगे। अभी तो ढिंगरा साहब तो काफी अग्रेसिव हो गए थे, उनका कहना है कि जितने भी निर्दलीय जीत गए वो सभी हमारे हैं, उन पर कांग्रेस का हाथ है। नहीं, देखिए मैं ऐसा तो क्लेम मैं कर नहीं सकता कि जितने भी निर्दलीय जीते हैं सभी हमारे हैं। मैंने कहा है कि काफ़ी कुछ लोग जो है हमारे जीते भी हैं तो कुछ हमारे समर्थन में हारे भी। जैसे कैथल हमारे हैं, हमें मानना चाहिए कि कैथल के अंदर हमारे समर्थित उम्मीदवार हारे हैं, ऐसे ही हमारे समर्थित उम्मीदवार महम में भी आ रहे हैं, झज्जर में भी आ रहे हैं। देखिए बच करके भागने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई हम तो आपने उसके ऊपर तो लड़े, सिंबल के ऊपर हम लड़े नहीं थे, हमारी पार्टी का निर्णय था। तो उसमें हमारे कुछ समर्थित कैंडिडेट जीते भी हैं तो कुछ हमारे समर्थित कैंडिडेट हारे भी हैं। लेकिन जो आमतौर पर सिविक इलेक्शन जो होते हैं आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के माने जाते हैं, इस तरह के छोटे चुनाव, खास करके ये पूरे भारत में ये ट्रेंड सामने आता है। तो उसमें भाजपा जसपा का हारना नहीं, ये तो ऐसी तो कोई परिपाटी है नहीं। अभी बाई इलेक्शन भी तो सर माने जाते हैं ना कि रूलिंग पार्टी के होते हैं। बाई इलेक्शन तो हरियाणा में नहीं जीत पाई अभी तक सत्तासीन पार्टी, माना तो जाता है। अब इसमें आप लोगों ने जहां समर्थन दिया, जहां जीत नहीं मिल पाई या फिर आप लोग सिंपल पर नहीं आए, तो उसमें आप लोग कह देंगे कि जो सत्तासीन पार्टी है उसको उसका फायदा मिल जाता है इस तरह के चुनाव का। जी देखिए, मैं ये तो बता रहा हूँ कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सिविक इलेक्शंस के अंदर जो है, और मोर और लेस जो है ये कैंडिडेट की अपनी पर्सनल इमेज का चुनाव होता है, बजाय इसके कि भाई पार्टी का रहे। यदि पार्टी के सिंबल के ऊपर माने तो भाई सत्तारूढ़ गठबंधन को हर हालत में एक एज होती है, क्योंकि उनके विधायक वहाँ पर, उनके अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ पर लोगों को बात करके उनको समझाने में सफल भी रहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ने में भी सफल रहते हैं, क्योंकि लोगों को जो है काम चाहिए, तो वो तो सरकार के साथ उन्हें मिलता है। हमारी जहाँ तक बात है तो हमको देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हमारे समर्थित उम्मीदवार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की तो हमें जरूरत है, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए विश्लेषण तो करना होगा। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ भूपेंद्र गहलोत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका चर्चा में गहलोत जी। आप लोग जीते हैं, इससे आप लोगों को खुशी तो होगी, लेकिन विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता हैं सर इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानते हैं कि इस तरह के चुनाव है, ठीक है जो भी सत्तासीन पार्टी है जीत जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या सवाल किया? आप लोग जीत रहे हैं, आप लोग सबसे आगे हैं गहलोत जी अभी तक, लेकिन ढुल साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, उनका कहना है कि इस तरह के चुनाव तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो जीत की जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता तो मैदान छोड़ के ही भाग गई इनकी पार्टी तो, और इनकी पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो इनको अपना पता लग जाता। और जो इनके समर्थित उम्मीदवार है, मैं दो जिलों की खासतौर पर बात करता हूं, रोहतक और सोनीपत की। सोनीपत में 3 जगह चुनाव हो रहे थे और जो सोनीपत का लोकसभा क्षेत्र था उसमें 4 जगह चुनाव हो रहे थे।
चारों जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है और जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे कहीं कहीं तो वो तीसरे और चौथे नंबर पर भी गए हैं और एक जगह तो हमारी डबल से भी ज्यादा वोट हमारे कैंडिडेट को 10,000 वोट मिली, इनके को सिर्फ 4,000 मिली। दूसरा, जहां से इनका बड़ा कांग्रेस का नेता है कुलदीप शर्मा, गन्नौर में वहां की बात कर रहा हूं। अभी मैं कैथल की भी देख रहा था, जो सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता हरियाणा में है, 7200 वोटों से चुनाव हारने का काम हुआ है। और जितने चाहिए, रोहतक की मैं बात कर लूं लोकसभा क्षेत्र की, चाहे झज्जर की बात ले लूं, चाहे महम की बात ले लूं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस पार्टी कहने को तो कुछ भी कहे, इनका ना तो संगठन है, ना कोई कुछ लेना है ना देना है। पहले तो ये चुनाव सिंबल पर लड़ी है, पहले तो 1987 में भी कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, तब भी इनका रिजल्ट बहुत बुरा रहा था और ये डरते हैं चुनाव लड़ने से। और ये कई बार बात कहते हैं कि ये चुनाव तो भाईचारे का होता है, नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद का। तो भाईचारे का चुनाव तो विधानसभा का भी होता है, लोकसभा का भी होता है, कोई दुश्मनी तो वहां भी नहीं होती। वो पार्टी अपना एजेंडा रखती, हम अपना एजेंडा रखते हैं। हमारी जो पार्टी का संकल्प पत्र था, हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र था, लोगों ने उसमें विश्वास जताया है, उस पर भरोसा किया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हुए हमारी पार्टी विकास के रविंद्र को आगे ले जाने का गहलोत साहब ने जो पहले ही वाक्य में बात कही कि आप लोग मैदान छोड़कर भाग गए, हरियाणा क्या वाकई ऐसा था कि कांग्रेस डर गई थी या कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं था? ठीक है भूपेंद्र जी, सुनिए अभी। देखिए हरियाणा या फिर जो संगठन को लेकर बात कही कि आप लोगों का संगठन ही नहीं है, फिर क्या इलेक्शन फाइट करते हैं? निश्चित तौर पर संगठन बनाने की समय से हम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पिछले कई सालों से संगठन नहीं बनाया हरियाणा केंद्र कांग्रेस का, इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे करके कमेटीज भी और सारी घोषणा होगी, बहुत सारे नाम हाईकमान के पास में पेंडिंग भी हैं। जहाँ तक बात चुनाव से भागना वाली बात है, तो एक बात बता दूं कि हम तो लड़े ही नहीं, जब सिंबल के ऊपर पहले भी नहीं लड़े थे। चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही बहादुरगढ़ से बड़ी खबर बता दी। नगर परिषद में खिला कमल, 2563 वोट से बीजेपी जीती है। सरोज राठी ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर इनेलो की मोनिका राठी रही हैं। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय राम भतेरी तीसरे नंबर पर यहां पर रही हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि 9वीं राउंड की वोट काउंटिंग अभी जारी है, वो पूरी हो चुकी है। यहां भी कमल खिला है। और ढोल साहब, अभी संगठन को लेकर आप बात कर रहे थे कि प्रक्रिया जारी है और आप लोगों ने मैदान तो छोड़ा के, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब पहले ही कह दिया हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, उससे पहले कहते रहे चर्चा जारी है, बैठक जारी है, मंथन मंत्रणा जारी है, लास्ट में क्या डिसाइड किया, नहीं लड़ेंगे सिंबल पर। और बहादुरगढ़ की जब आप बात करते हैं, झज्जर सोनीपत की बात करते हैं, रोहतक की बात करते हैं, तो यहाँ तो कांग्रेस मजबूत मानी जाती है और यहाँ भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अगर नहीं जीतते हैं तो क्या वाकई पार्टी को विचार करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक बात कह रहा हूँ। मैदान छोड़ के भागने की बात तब होती है जब हमारे नेता जो है अलग अलग जगह पर जो है कैंडिडेट को समर्थन नहीं करते। हमारे बहुत सारे नेताओं ने समर्थन किया है अपनी अपनी जगह पर, कुछ जीत करके भी आए हैं। बहुत सारे, मैंने ये तो खुद बताया था, मैंने आपको झज्जर महम का तो मैं खुद ही एडमिट कर रहा था। झज्जर महम कैथल को तो मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि इन 3 जगह तो बिल्कुल पुख्ता जानकारी, जहाँ पर मजबूत तरीके से प्रचार किया गया। फिर भी हमारे नेचुरल सी बात है, इंट्रोस्पेक्शन की तो आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कमज़ोर हुए हैं। तो हमारे वोट, हमारे समर्थित कैंडिडेट्स के वोट भी आए हैं, बावजूद उसके कि हम सिंबल पर नहीं लड़े थे। सिंबल पर लड़ते तो निश्चित तौर पे, मेरा अपना निजी तौर पे मामला है, तो ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि भाई पार्टी हाईकमान को लगता है, पार्टी हाईकमान को जब लगता है कि भाई उनको सिंबल पर नहीं लड़ना चाहिए, तो समूची पार्टी जो है पार्टी के निर्णय के साथ है, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन इसको ये कहना कि मैदान छोड़ करके भागना, तो सारे के सारे घर बैठे होते, काम किया है, लड़े भी हैं, समर्थन भी किया है, जनसभाएं भी की है। इसलिए तो नहीं किया कि जीत जाएगा, जो भी जीतेगा उम्मीदवार उसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार जीत गया। मैं तो खुद नाम बता रहा हूँ जहाँ पे हमारे विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने समर्थन किया है कैंडिडेट्स का, खुल करके वहां की जीत ही जीत मानी जाए। ये ऐसे हम ये नहीं कहने वाले, बाकायदा उन्होंने हमारे नेताओं को लगा करके, उनको फोटो लगा करके, पोस्टर लगा करके प्रचार हुआ है, जहाँ पर भी ऐसा हुआ है। ये पार्टी की हार की है। फिर ये आप मान रहे हैं, वहां पर निश्चित तौर पे मान करके चलिए कि भाई क्योंकि हमारे समर्थित कैंडिडेट नहीं जीते हैं, तो हमें विचार तो करना पड़ेगा क्यों नहीं जीते हैं जी। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करेंगे जी। गहलोत जी, ये शहरी पार्टी होने का फायदा मिला है कि आप लोगों को?
कि शहरी वोट था, ठीक है, बीजेपी को मिल गया, शहरी वोट माना भी बीजेपी का जाता है। गहलावत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, लगातार बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 नगर परिषद में अन्य का कब्जा, हम हर जगह से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। मतगणना के रुझान में नगर पालिका और परिषद में गठबंधन की दोनों पार्टियों का डंका अभी तक बजा के, और हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आप पार्टी का खाता खुल गया है। ये कुछ बड़ी बातें हैं आम आदमी पार्टी की, आप मान सकते हैं कि एक दस्तक दे दी है आम आदमी पार्टी ने। इस बाइलाबाद में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। ये भले ही कहने को केवल एक जीत है, लेकिन ये उपलब्ध मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पालिका का चुनाव परिणाम अब तक क्या आया है, परिषद का क्या कुछ चुनाव परिणाम अभी तक आया है। दोनों पार्टियां सत्तासीन, दोनों पार्टियों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन कैसा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा इनेलो को लेकर भी कुछ जगह पर ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन इलाहाबाद में इनेलो उम्मीदवार का हार जाना ये तो वाकई देखिए बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। उचाना में जेजेपी उम्मीदवार का हार जाना, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और कुछ जगह पर रविंद्र ढोलिए मान रहे हैं कि इसमें हम मंथन करेंगे कि हमारे बड़े नेताओं ने जहां चुनाव प्रचार किया वहां हमारे समर्थित उम्मीदवार आखिर क्यों नहीं जीत पाए। जो रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है, तमाम भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे बात करें लतिका शर्मा की, बात करें कृष्ण लांबा की, बात करें, जो इस वक्त जो है पूरे तौर पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कृष्णलाल लांबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस जीत को लेकर के? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कितना आसान था ये रास्ता, कितना कठिन था ये रास्ता? मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का और अपनी भारतीय जनता पार्टी का और अपने संगठन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मीडियम वर्ग के आदमी को टिकट दी। और मैं और बहन लतिका शर्मा जी के अत्यंत प्रयासों से और सभी हमारे क्षेत्रवासियों का, जो कि हमारे क्षेत्रवासी हैं, मेरे साथ जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? किस तरीके से इस जीत को देखते हैं आप? क्रेडिट तो हम कालका वासियों को, जो मेरे यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं, इन सबको मैं जीत का आशीर्वाद देता हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ पर काम करने को लेकर के आपकी? प्राथमिकता ये रहेगी, विकास के कार्य करवाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो नशा है उसको खत्म करेंगे और ऐसा कार्य करेंगे कि अगले जो हमारे चुनाव आएंगे एमएलए, एमपी या एमपी के, और हमारे जो अपना रतनलाल कटारिया जी हैं, उनका भी हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। और हमारे प्रभारी संजय शर्मा जी और हमारे अजय शर्मा जी, बहन बंतो कटारिया जी, बहन अपना परमजीत कौर जी और सभी अपने जितने भी संगठन के हैं, सबका मैं संगठन का पूरा फायदा रहा। मैडम, आपकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे क्योंकि आप भी पूरी ताकत लगाए हुए थे। दूसरी तरफ विधायक जो प्रदीप चौधरी हैं, उनकी तरफ से भी अपने उम्मीदवार को लेकर के पूरी ताकत झोंकी हुई थी। आपने इस मुकाबले को कैसे देखा है? ये मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला था और यहाँ के लोगों ने, कालका वासियों ने बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी में हमारी हार हुई विधायक में, उसमें क्योंकि विकास रुक गया था, उस विकास को देखते हुए कि प्रदीप चौधरी या कांग्रेस कोई ये विकास नहीं करा पाए और लोगों को झुठलाया, आज उसी का कड़ा करारा जवाब दिया इन्होंने कालका वासियों ने। इसलिए चेयरमैन इतने भारी मतों से जीते और एमसी भी हमारे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सीधे तौर पर पूरे तौर जो एक और जहां कृष्णलाल लांबा है, वो अपनी जीत को लेकर के श्रेय पार्टी को देते नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को और की जनता। लतिका शर्मा का भी ये कहना है कि जिस प्रकार से प्रदीप चौधरी अपने क्षेत्र में कार्य कराने में नाकाम रहे हैं, कहीं न कहीं उसको ध्यान में रखते हुए जनता की तरफ से ये वोट दिए गए हैं। कालका से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो कालका से बीजेपी के जश्न की तस्वीरें आपने देखी। जहां जहां बीजेपी या कोई भी दल जहां पर जीता है, वहां जाहिर है जश्न अभी मनाया जा रहा है, लेकिन किसी खेमे में मायूसी भी है। और जहां मायूसी है वहां कहा यह भी जा रहा है कि विश्लेषण किया जाएगा, हार क्यों हुई है इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा साथ ही ये भी साथ साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी शहरी पार्टी के तौर पर पहचान रखती है
और इस तरह के चुनाव जो भी होते हैं उसका परिणाम सत्तासीन पार्टी के पक्ष में चला ही जाता है। तो आज अलग अलग तस्वीरें और तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रखी हैं। तस्वीरें कालका से आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया है। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से जेडी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। पंजेटा जी, पिछली डिबेट में आपने सर उचाना का मुद्दा बड़ा उठाया कि उचाना से कैसे हार गई बीजेपी। अब ऐलनाबाद का चुनाव परिणाम आपने देख लिया होगा। इनेलो उम्मीदवार तीसरे नंबर पर सर, दूसरे पर भी नहीं। देखिए ज्योति जी, चाहे विधानसभा का चुनाव भी हो, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इनेलो अच्छा प्रदर्शन करती है और जो शहर में हमेशा इनेलो की जो लीड है वो घटती है। लेकिन इस बार हमारी जो वोट है वो शहर में भी बढ़ी है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और जहाँ तक ऐलनाबाद की बात है तो वाइस चेयरमैन जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का ही बना है। रानिया से सीट हमने हासिल करी है, डबवाली की सीट हमने हासिल करी है, नरवाना से हम जीते हैं। डबवाली में जेजेपी की हार को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए क्योंकि आपको मौका मिला है ना, आपको मौका मिला, तो यहाँ तीसरे नंबर पर हैं सर। इसमें कैसे, इसमें आप ये कहकर कि ग्रामीण में हम लोग मजबूत रहते हैं, शहरी में हम लीड नहीं कर पाते, आप कैसे इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे? ये तो वाकई ये तो विश्लेषण की बात है कि कैसे इलाहाबाद में हार गए। दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे, तीसरे नंबर पर। अब आप तीसरे नंबर पर खुश हो जाएंगे, जेजेपी चौथे नंबर पर है तो आप सवाल खड़े करेंगे कि तो फिर चलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात है। ऐलनाबाद का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, शुरू से ही मैंने जैसे आपको बताया, वोट हमारी वहाँ निश्चित तौर पे बढ़ी है शहर के अंदर, और इसका हम आकलन करेंगे पूरा, निश्चित तौर पे इसका विश्लेषण होगा इस बात का भी। ये बात नहीं है कि ऐलनाबाद को, लेकिन जिस तरीके से हम हर जगह पूरी मेहनत कर रहे थे, हो सकता है ऐलनाबाद को हमने थोड़ा लाइटली ले लिया हो या थोड़ा मेहनत में कमी रह गई हो, कोई चूक रह गई हो, उसका हम निश्चित तौर पे विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमने पूरा जोर पूरे के पूरे एरिया पे लगाया हुआ था। नरवाना में हमने जीत हासिल करी है, डबवाली पे देख लीजिए आप, रानिया में देख लीजिए आप, तो ये तो इंडियन नेशनल लोकदल का बहादुरगढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसके बाद बहुत जगहों पे हमारे, अब सडौरा में देख लिए 122 वोट से सिर्फ हम हारे हैं, हर जगह हमारे पार्षद जीत के आ रहे हैं। अच्छा, तो हर जगह। हाँ जी, चले आएंगे आपके पास। इस्माइलाबाद से चूंकि आम आदमी पार्टी जीती है, जेडी सिंह जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि हरियाणा में दस्तक दे दी है आम आदमी पार्टी ने, चुनावी दस्तक दे दी है, जीत गए हैं और ये पहला ही मौका है हरियाणा की राजनीति में आप लोगों के लिए। लेकिन क्या ये संतोषजनक है? क्या इतना ही आप लोग सोचकर मानकर चले थे? जेडी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए। इस्माइलाबाद में जीत मिली है आप लोगों को, तो देखा जाए अच्छी बात है, ठीक है आप लोगों ने एंट्री की है हरियाणा में, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये संतोषजनक है? क्या इतना ही आप लोग मानकर चल रहे थे? नहीं, देखिए ज्योति जी, जीत तो इसमें बहुत बड़ी होनी थी और आने वाले समय में अभी जो है पार्टी का, अभी तो पैर ही रखा है पार्टी ने हरियाणा में, और हमारे बारे में लोगों, अच्छा एक परफॉर्मेंस की बात आ जाती है तो सरकार जो है आपको पता है, इसमें कोई दुराया नहीं कि सरकार के खिलाफ एक नई पार्टी को लड़ना और मैदान में एकदम आना, और इसमें जो है थोड़ी कमियां हो भी जाती हैं कि आने वाला जो भी समय है और पार्टी लेवल पे जो विश्लेषण होगा उसके हिसाब से होगा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें ये था कि हम काफ़ी तगड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे सारे हरियाणा में जी, तो ये उम्मीद से कम है। चले आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर हम बता दें, नारायणगढ़ से नगरपालिका की चेयरपर्सन रिंकी ने रोड शो निकाला। शहर के मुख्य बाजार से रोड शो निकाला गया है, जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, रोड शो निकाला गया है, तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहेंगे, ढोल बजाकर, लड्डू बांटकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी बनाई गई है। रिंकी ने रोड शो निकाला है और ये लगभग जहां जहां उम्मीदवार जीत रहे हैं वहां से जीत के जश्न की तस्वीरें, विजय जुलूस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जेडी सिंह जी, बात पूरी कीजिए। जेडी सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
आपने कहा कि हम लोग मानकर तो इससे ज्यादा चल रहे थे, तो आप मानते हैं कि उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप मेरे को लोगों की आवाज ओर से नहीं प्रचार। ठीक है, आपके पास आएंगे अभी। रविंद्र ढुल जी, जी कांग्रेस अगर सिंबल पर लड़ती तो हेलो। आप मानते हैं कि परिणाम या हाँ जी, प्रदर्शन कुछ मेरे को अलग हो आवाज सकता नहीं आ था? रही प्रॉपर। हेलो देखिए, निश्चित तौर हेलो। पर मेरा मानना है कि ज़्यादा बेहतर हेलो। परफॉर्मेंस होती, ये मेरा मानना है, क्योंकि आमतौर पर जो है वर्कर लगा लीजिए या फिर वोटर लगा लीजिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। यदि आप सिंबल पर ना लड़ करके यदि किसी को समर्थन देते हैं तो वो एक तरह से फ्री हैंड हो जाता है, तो उसमें नेचुरल सी बात है, नुकसान होता है। बाकी इंटरेस्टिंग बड़ा कंपोजिशन मेरे को दिखने को मिल रहा है कि जहाँ झज्जर और सोनीपत में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हार रहे हैं, तो करनाल में बीजेपी के सभी कैंडिडेट हार गए। देखिए, मतलब अब इसको मैं किस प्रकार से एसेस करूं कि क्या मैं मजबूती माने कमजोरी माने, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मोर और लेस जो है इसका मुख्य धारा की जो आपकी राजनीति है उससे बहुत ज़्यादा इसका मेल नहीं होता इन चुनावों का, सिविकली इलेक्शंस का। ये आम तौर पर जो खुद कैंडिडेट है उसकी निजी रसूख जो है उसका चुनाव होता है। अच्छा, तो आप लोगों को इतने अच्छे उम्मीदवार नहीं मिले जिनकी अच्छी छवि हो नहीं, और उन्हें जीत मिल जाए बड़ी छवि आसानी अलग से। चीज है। छवि बहुत से उम्मीदवारों की सही हो सकती है, आवश्यक तो नहीं ढोल है कि वो साहब, जीते। जहां जहां आपके बड़े नेताओं ने प्रचार किया और निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली, तो आप ये कहना चाहेंगे कि वहां उनकी छवि अच्छी नहीं थी या उनका इतना? मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स के लिए हमारे नेताओं ने प्रचार किया है वहाँ पर निश्चित तौर पर जो है यदि हार हुई है तो हार के कारणों का पता लगाना पार्टी का हमारा ठीक है। काम है, क्योंकि हमने समर्थन किया है। ऐसा नहीं कम कह करके थोड़ी ना बैठ सकते हैं कि भाई समर्थन भी नहीं किया हमने। समर्थन किया है, समर्थन के बावजूद भी यदि उन जगह पर हमारी हार हुई है तो निश्चित तौर पर पार्टी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, करेंगे भी। चलिए, जेजेपी प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद भारद्वाज जी, आपकी पार्टी के लिए कैसा है ये चुनाव परिणाम? अच्छा रहा चुनाव परिणाम। हमने प्रयास किया और हम उस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल रहे, और जहां कोई कमियां रही हैं उनको आगे सुधारेंगे। ये मौका जनता ने हमें दिया है। अगर कोई कमियां रही होंगी उस पर विश्लेषण करेंगे उसका, और अपने संगठन के तौर पर, और अगर कहीं कोई संगठन की कमी है तो संगठन को दुरुस्त करेंगे, और अगर प्रत्याशी को लेकर कोई कमी थी तो प्रत्याशी आगे के लिए और अच्छे कैंडिडेट कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। देखिए, बाकी चुनाव का ओवरऑल जो रिजल्ट है अगर उस पर चर्चा करें तो गठबंधन सरकार के पक्ष में गया है। वो ओवरऑल तभी है सर जब बीजेपी का जब हम काउंट करते हैं ना अरविंद भारद्वाज जी, सरकार ने किए हैं वो जब। अच्छा भारद्वाज जी, क्या ये उम्मीद से कम नहीं है जेजेपी के लिए, या जितना चुनाव प्रचार किया गया, जितने दावे किए गए उससे कम नहीं है? आप आंकड़ों के साथ बताएं, नंबर्स के साथ। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। नूह जैसी सीट जहाँ पर जिस जिले की 3 विधानसभा हैं और तीनों की तीनों कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ पर नूह जिले में, वहाँ की नूह की जो नगर परिषद की सीट है वो जननायक जनता पार्टी जीती है। इसी तरह से शाहबाद में हम जीते हैं, गोला चीका में हम जीते हैं, और भी जगह पार्षद हमारे विधायक थे, उनका हमने मान लिया। उचाना पर आइए सर। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मेजोरिटी में जीत का। ओके, उचाना पर आइए। अब उचाना में क्या हुआ? अरविंद भारद्वाज जी, आपने नूह का तो जिक्र कर दिया कि तीनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायक हैं, और देखिए इसी बात को लेकर रविंद्र ढोल साहब कहा कि नूह में तीनों विधायक आपकी पार्टी के, लेकिन जीते वहां से जेजेपी के उम्मीदवार के। तो यूं तो देखिए उचाना की भी बात होनी चाहिए फिर, रविंद्र ढोल जी। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तभी कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल क्लियर तौर पर एक प्रकार से फेयर असेसमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ पर, अगर यदि हम कमज़ोर हो तो क्यों कमज़ोर है इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। यदि ये नूह की बात करेंगे तो हमें उचाना की बात करनी चाहिए, और बनती हुई है उचाना की बात। और लेकिन यदि मैं उन जगह की बात करूंगा तो मुझे अपनी झज्जर की भी बात करनी चाहिए। हम अपनी जवाबदेही से थोड़ी ना भाग सकते हैं। बट मुद्दा ये है कि भाई देखिए, एक लिटमस टेस्ट है पार्टीज के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। हम तो सिंबल पर तो नहीं लड़े निश्चित तौर पर, लेकिन हमने भी तो कैंडिडेट्स को समर्थन दिया है। तो अब आगे मुख्य चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा आएगा, विधानसभा आएगा, लिटमस टेस्ट है। हमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनको रिचार्ज करना होगा, सभी पार्टियों को
तभी जाकर के हम जनता के अंदर अपनी पकड़ बना पाएंगे। जी गहलोत साहब, अब आप सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र गहलोत जी, आवाज आ रही है आपको गहलोत साहब? चलिए, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। अगर आप सुन पाए तो सर, करनाल पर कोई जवाब देना चाहेंगे? ढोल साहब ने कहा कि करनाल में क्या हुआ, वहां क्यों आ रहे? देखिए, मेरे पास जो ज्यादा जानकारी है, ये मेरी आवाज मुझे ही सुन रही है जी। एक बार ये आवाज ठीक कराओ, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। चलिए, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं तो रखिए प्लीज, क्योंकि काफी देर से आप चर्चा से नहीं जुड़े हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज इस चैनल पर हैं, बाकी प्रवक्ताओं से ये अलग हैं। तो मैं दूसरे चैनलों पर भी आज सुबह से था जी। इन्होंने अपने हार को स्वीकार करने का काम किया है। जो सही बात है वो इन्होंने मान ली है। दूसरा, मैं एक बात और भी कहूं, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी हार ही नहीं हुई। मैं 3-4 जगह की बात करूं, रोहतक सोनीपत की, गोहाना में बिल्कुल कलोई से लगता हल्का है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हल्के से मिलता हुआ बिल्कुल है, और इनका एमएलए वहां 5 बार एमएलए बना है। वहां ये मुकाबले में भी नहीं रहे। हार हो जाती है कंपटीशन में, कोई बात नहीं होती, लेकिन इनका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया। मैं सोनीपत की ही बात करूं, गन्नौर की, इनके सबसे बड़े नेता कुलदीप शर्मा हैं, उनके उम्मीदवार को मात्र 4000 वोट मिले। कुंडली में इनका तीसरे चौथे नंबर पर रहा, और बहादुरगढ़ में इनका तीसरे नंबर पर रहा। देखिए, ये पार्टी का एक इंडिकेशन है कि ये पार्टी खत्म होने को जा रही है, और इस पार्टी पर लोगों का जो है बाकी से विश्वास उठ गया है। हमने पहले भी इनको कहा था, मैं तो पहले भी कहता था कि भैया आप अपने सिंबल पर लड़ो ताकि असलियत लोगों के सामने आ जाए। जब आपको समर्थन देना है, और समर्थन देने में और सिंबल पर लड़ने में क्या फर्क है? ये सिर्फ अपनी हार को नहीं पचा पाते और ये कहते कि हमने तो सिंबल नहीं दिया, उससे ये बचना चाहते थे। इनको सिंबल देना चाहिए था, और इस पार्टी में इतनी भारी फूट है। ये पहले तो चुनाव लड़ने को इसलिए तैयार नहीं हुए कि जब इनसे 31 एमएलए ही नहीं संभल पा रहे थे तो ये इतने बड़े एरिया को कहाँ संभाल पाते। आज भी इनका झगड़ा पड़ा हुआ है। कोई ये कभी तो कहते संगठन इनके पास है नहीं। जो भी इनका प्रदेश अध्यक्ष आया है उसने हमेशा 2 महीने में संगठन बनाने की बात करी, चाहे वो तंवर जी थे, चाहे शैलजा जी थे, और चाहे ये उदय भान जी थे। जिस दिन उदय भान जी ने 2 महीने बनाने की बात करी थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि भैया ये 2 महीने का जो आंकड़ा है ये आप लोगों के लिए अशुभ है, इसलिए इसको आप बदलिए। अब मेरे ख्याल से कितना समय हो गया, इनके प्रवक्ता भी नहीं है। आप देखिए, प्रवक्ता तो हैं सर, आपके साथ ही हैं पैनल पर। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं जी, वो मुझे तो नहीं लगता कि ऑथराइज उनके स्पोक्समैन है, क्योंकि उनकी जो लिस्ट है वो तो कांग्रेस का ही रख रहे हैं ना, उनकी तो लिस्ट है नहीं। कुछ 2-3 प्रवक्ता जो आते हैं, हालांकि भारद्वाज जी से मुझे सवाल पूछना था, आप छोटे से कमेंट कीजिए। बात ही नहीं करते। आप जितनी शांति से बात सुन रहे हैं कि आप तमाम आरोपों पर आप इन बातों को स्वीकार करते हैं कि हाँ जो कहा ये ठीक कहा गया है इनकी ओर से। अब प्रवक्ताओं को लेकर भी, हालांकि ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी है एक तरह से अपने साथ में बैठे प्रवक्ता को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बहुत छोटा जवाब। देखिए, प्रवक्ता वाली व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंतरिक मामला है, वो केवल तकनीकी कारण से उसके ऊपर रोक लगाई गई थी कि भाई इसको पहले वहाँ पर भेज करके केंद्र से एक बार ऑफिशियली AICC से इसे रिलीज होना चाहिए था। तो यहाँ से रिकमेंड होकर के गई हुई है, वो AICC से रिलीज हो जाएगी सूनर और लेटर, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपना प्रवक्ता पद देखें, ये अपना प्रवक्ता पद देखें, इन्हें कोई लेना देना नहीं हमारी पार्टी कब कहाँ क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके ऊपर इन्हें कोई भी अधिकार नहीं है बोलने का। जहाँ तक बात दूसरी चीज़ों की आ गई, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई आप जो है बार बार सत्ता होते हुए भी बार बार आपने ये कहा कि भाई गोहाना में हमारे, जब जज्जर में हमारे, भाई मैं तो हार स्वीकार कर रहा हूँ,
आप करनाल की हार क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? मुख्यमंत्री के हल्के से, मुख्यमंत्री के जो है उससे जिले से आप हार काहे नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप सिरसा के अंदर बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, केवल यहाँ नहीं आ रहे हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल गायब हो गई है। तो वो अपनी हार को भी स्वीकार करें। हार स्वीकार करना और आगे बढ़ना इंट्रोस्पेक्शन का एक हिस्सा होता है। ये कह करके आप नहीं बच सकते कि ये खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप खत्म हो गए, आपके मुख्यमंत्री हारेंगे। आप अगली बार करनाल के अंदर हारे हैं, अगली बार आपके मुख्यमंत्री हारेंगे करनाल के अंदर। क्या मैं ये कहूँ? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट इसको प्रतिबंध वो करते ही नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। आप देखिएगा, ये आम तौर पर जो है निजी तौर पर जो कैंडिडेट्स का अपना खुद का रसूख होता है, उसमें सभी पार्टियां, आपको कई जगह पे तो ऐसा दिखेगा कि भी आप देखिए उसके अंदर समालखा के अंदर क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने समर्थन दे दिया दूसरे कैंडिडेट को। तो इस प्रकार की चीजें चलती हैं इस तरह के चुनावों में। ना यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता तो इन चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो करने का। अरविंद भारद्वाज जी, आपने उचाना को लेकर जवाब नहीं दिया था। नूह का तो आपने कह दिया कि हमारी तीनों सीट नहीं थी और हम वहां पर जीत गए। उचाना में क्या हुआ सर? आपके सबसे बड़े नेता डिप्टी सीएम वहां से आते हैं, वहां आप लोग मुकाबले में भी नहीं रहे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये बात, जब शुरू में आपने मुझे मौका दिया बोलने का, कि जहां जहां हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया है, वहां उन सभी जगहों पर हम विश्लेषण करेंगे। वहां के क्या हालात रहे, क्या वजह रही, क्या कमियां रही, उनको अभी आगे समय हमारे पास है 2.5 साल का, हम उन कमियों को दूर करेंगे। और संगठन की कोई दिक्कत है तो उसे हम ठीक करेंगे। तो अपनी कमियों को ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। ये राजनीति है, एक सतत प्रक्रिया है, एक लंबा संघर्ष है। इसमें हार जीत ये सब मिलती है। अगर हमें कहीं, वैसे तो ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका वो बहुत अच्छा रहा, जननायक जनता पार्टी का भी और हमारे गठबंधन का भी। पर अगर कहीं एक आध जगह, पर्टिकुलर एक आध जगह की, जैसे अभी करनाल की बात चल रही थी या आप उचाना की बात कर रहे हैं, तो हम सभी चर्चा करेंगे उस पर और उस पर विश्लेषण करके कमियों को दूर करेंगे। ये सुधारने का मौका मिला है हमें। अभी तो 2.5 साल सरकार है हमारी, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल हमें कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित करते थे। चलिए, बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं का रिजल्ट साफ हो गया है। अब तक 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन का कब्जा, यानी 50% जीत हासिल की है गठबंधन ने, दोनों दलों ने। 11 पालिकाओं में अन्य का कब्जा किया, इसमें ज्यादातर निर्दलीय शामिल है। एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी जीत हासिल की है और ये जेडी सिंह कह भी रहे थे कि हम उम्मीद तो इससे ज्यादा लेकर चल रहे थे, लेकिन ठीक है, हमने दस्तक दी है। तो 28 नगर पालिका का रिजल्ट साफ हो गया है, आ गया है, जिसमें 14 पर गठबंधन ने जीत हासिल की है। और गठबंधन की जब आप बात करते हैं, इनमें से अधिकतर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। रजत पंजेटा जी, अब तो परिणाम सामने है सर जी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर दो पार्टियां मिलके भी, जैसा कि आपने अभी खुद कहा, आपका वक्तव्य सीधा इशारा करता है। जजपा के प्रवक्ता ये बोल गए कि 1-2 जगह छोड़कर, मैं कहता हूँ सिर्फ 1-2 जगह में ही इनका, वो भी बहुत भाजपा के भरोसे इनका जो रहा है। वरना तो ये डबवाली के लिए क्यों चुप हो गए, जहाँ सारा टाइम अजय सिंह चौटाला जी ने सारा टाइम डबवाली में लगाया, उसके लिए क्यों नहीं ये कुछ बोलते हैं? रानिया के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? ऐसे तो पार्षद पूरे हरियाणा में हमारे जीत के आए हैं। अगर 2-2 पार्टियां मिलके सरकार होते हुए, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए भी अगर सिर्फ आधी है, तो यानी 2.5 साल की एंटी इनकम्पेंसी में तो जजपा साफ हो गई। इनके अगर मुख्य नेता ही जहाँ पे प्रचार कर रहे थे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाते हैं, तो उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं। और उसके बाद अगर भाजपा की बात करें तो देखिए 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी में तो कांग्रेस नहीं टिक पाई थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी। अगर 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी में भाजपा ये सपने लेती है तो उनको मुबारक है, लेकिन परिणाम जो है, जनता जो है, इनको अच्छा सबक सिखाने वाली है अगले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव। जी भारद्वाज जी, डब्बाली, रानिया और उचाना, जहां जहां बड़े नेता सीधे तौर पर प्रचार कर रहे थे, यहाँ जहां से डिप्टी सीएम विधायक थे, क्या वहां बड़े नेताओं की स्वीकार्यता पर सवाल उठे? अब
बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं सर। देखिए, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, अभी ये डबवाली की जो बात कर रहे हैं या रानिया की बात कर रहे हैं, हाँ, हमारे जो प्रत्याशी डबवाली में खड़े थे, हमने पूरी ताकत से उनके लिए प्रचार किया, मेहनत की। आगे जो रिजल्ट रहा वो जनता के हाथ में है। देखिए, जीत और हार देना, वोट देना ना देना जनता के हाथ में है। हम अपनी जहां हम जीते हैं वहां हमने जो वादे किए हैं उनको निभाएंगे, और जहां हम नहीं जीत पाए हैं वहां जो कमियां रही हैं उनमें सुधार करेंगे। इस एक राजनीतिक दल के नाते, एक राजनीतिक दल इस के पर अभी और भी होने के सवाल नाते बनते हैं, आएंगे आपके पास। जेडी सिंह जी, आपको जो आपकी पार्टी को एक जीत मिली है, क्या ये उम्मीदवार की जीत है? क्या ये आपके दिल्ली मॉडल की जीत है? क्या ये अरविंद केजरीवाल की जीत है? देखिए ज्योति जी, अभी ये इस चीज़ की जो समीक्षा, कुछ भी कहना तो मेरे लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में कहीं ना कहीं अभी थोड़ा परफॉर्मेंस में लोग हमारे साथ हैं। हरियाणा के अंदर जनता के हर आदमी के मन में आम आदमी पार्टी के लिए जगह है, लेकिन उस सारी चीज़ को इकट्ठा करके उसको चैनलाइज करके चुनाव लड़ा जाता तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर। और दूसरी बात क्या है कि जैसे संगठन की भी थोड़ी आ जाती है कि हमारे पास अभी हरियाणा में कोई बॉडी नहीं है। बॉडी होती अगर तो नेचुरल है, ये इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाते। ये तो क्योंकि अभी बॉडी बनने में थोड़ा समय लग रहा था, इसकी वजह से पर बीच में चुनाव आ गए, और इस चीज़ का फ़ायदा ही भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि अगर उनको पता है कि यदि आम आदमी पार्टी पहले बॉडी बना लेती इस चुनाव से और फिर वो सिस्टम में आती तो नेचुरल है इनका हम सुपड़ा साफ कर देते। लेकिन वो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्होंने पंचायती राज चुनाव भी अपनी मर्जी से डिले कर रखे हैं। इन्होंने इनको पता है, अब पहले तो इनका था नहीं, अब तो इसमें तो सरकार को तो क्या करना है सर, अब तक तो मामला अदालत में था सरकार, अब तो इलेक्शन होने ही थे। चलिए एक बड़ी खबर बता दें कैथल से, महिला चेयरपर्सन गठबंधन उम्मीदवार रेखा रानी की जीत हुई है। रेखा रानी ने आजाद उम्मीदवार उषा रानी को 302 वोट से हराया है। विधायक ईश्वर सिंह और रेखा रानी ने जीत का क्रेडिट जनता को दिया है। तो कैथल से ये बड़ी खबर मिल रही है, महिला चेयरपर्सन गठबंधन उम्मीदवार रेखा रानी की जीत हुई। अरविंद भारद्वाज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और जीत का क्रेडिट दिया गया है जनता को। 302 वोट का अंतर रहा है जीत का। तो नगर परिषद की बात करें तो गठबंधन पार्टियों का बजा डंका, ये बड़ी खबर। 18 नगर परिषद में 11 पर गठबंधन के दोनों घटक, दोनों पार्टियों का कब्जा। 6 नगर परिषद में हालांकि अन्य का कब्जा के जीत हासिल की है। एक नगर परिषद में इनेलो पार्टी ने भी विजय हासिल की है। हालांकि नगर परिषद में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। तो ये लगभग पूरा आप कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम हमने आपको बता दिया है। नगर परिषद को लेकर भी हमने आपको जानकारी दी और नगर निकाय को लेकर भी हमने आपको बताया कि 18 नगर परिषद में और 28 नगर निकायों में क्या परिणाम है वो हमने आपको बताया है। कुल मिलाकर गठबंधन आगे है और इसमें सत्ता में होने का फायदा भी इसे विरोधी दल मानते हैं कि मिला है दोनों ही दलों को। भूपेंद्र गहलोत जी, क्या ये सत्ता में होने का फायदा है? पहली बात। दूसरी बात, क्या शहरी वोट बीजेपी को मिलते ही हैं, जो एक बात मानी और कही जाती है, क्या उसका भी असर है? देखिए, इसमें सत्ता में होने के फायदे की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जिस पार्टी का उद्देश्य सही होता है और जिस पार्टी की छवि साफ होती है और जिसका संकल्प पत्र बढ़िया होता है उस पर लोग विश्वास करते हैं। हमारी जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी जो छवि है ईमानदारी की और जो सबको साथ, सबको का विकास और सबका सम्मान करने की बात करते हैं, उसको लेके हमारा जो एजेंडा है उस पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने अभी बताया है कि 70% के करीब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे वो चुनाव जीते हैं और उन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है। जो लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है, हम 5 साल में उन पर सारे हरियाणा की तरक्की करेंगे और उनका जो संकल्प पत्र है हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं ये जो कहता हूँ कि जो 30-40% बाकी लोग बच गए उसमें सारी पार्टी आ जाती है, उसमें लोकदल भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई
और ये क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी भी आ गई। और मैं एक और चर्चा करूं, आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है ये तो एक ए और बी टीम इनकी है। आपको याद होगा जब शुरू में अन्ना हजारे जी का डिसीजन चला था तो इन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस वालों को जेल में ठोकेंगे, फलाना करेंगे, धिकड़ा करेंगे। फिर इलेक्शन हो गया और जब उनको बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। अगर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ती तो इनका जो वोट परसेंटेज है वो आपस में एक दूसरे में शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट भी ना होता और इनको अपनी असलियत का, हमने तो पहले भी इनको कहा था, सारी पार्टी चाहती थी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव हो। अकेले जिन्होंने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हथियाने का काम कर लिया, अकेले नेता ने ये फैसला किया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारा संगठन नहीं है, ना इनका संगठन बनेगा और इनका झगड़ा जो है 2024 और उसके बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि जो 2024 में चुनाव होंगे उनके पास उम्मीदवार भी अकेले नेता ने इनका भूपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा है और आज कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी ट्वीट किया गया कि फ्री हैंड जो दिया गया है उसके रुझान आ रहे हैं। तो पलवल की मैं बड़ी खबर बता दूं रविंद्र ढुल जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर यशपाल को 13,274 वोट मिले हैं। तो पलवल से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, 4,742 वोट से आगे हैं बीजेपी उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार वीर वाल्मीकि को मात दी है, तो निर्दलीय उम्मीदवार को हराया कि बीजेपी उम्मीदवार ने। रविंद्र ढुल जी, ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा और कहा गया कि इकलौते अकेले नेता का ये फैसला, हालांकि निजी तौर पर तो आप भी मानते हैं कि सिंबल पर लड़ना चाहिए था और साथ ही आज कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी ट्वीट किया गया कि जो फ्री हैंड दिया गया उसके रुझान हैं, उसका परिणाम आ रहा है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी की जहाँ तक बात है उनकी निजी टिप्पणी है, तो कुलदीप बिश्नोई जी जाने उनके कैंडिडेट कहाँ जीते हैं। अपने आप को प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता मानते हैं वो, तो उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं समर्थन दिया हुआ। उनको ये बताना चाहिए कि उनके कहाँ जीते हैं। वो ये बैठ करके रोज सुबह सुबह ट्वीट करने से राजनीति नहीं चलती। जहाँ तक बात आ गई आपके कांग्रेस की, तो कांग्रेस में ऐसा तो नहीं है कि अकेले नेता का कोई फैसला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये फैसला तो जो है हमारी हाईकमान का है, पहली बात समझना चाहिए। सभी नेताओं से राय मांगी गई, सभी नेताओं ने अपनी राय दी, उसके बाद में कहीं जा कर के ये फैसला हुआ कि हम इस बारी सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अब रहेगी आगे की बात, जो पार्टी की नेताओं ने नीतियों के ऊपर समर्थन है, भरोसा है, मनोहर लाल जी की स्वच्छ छवि के ऊपर है। मनोहर लाल जी की स्वच्छ छवि के कारण ही तो हारे हैं करनाल के अंदर ही। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि यदि आप जीत का सेलिब्रेशन करेंगे तो हार का ऑनर्स आपको लेना पड़ेगा। आप उससे बच करके नहीं भाग सकते कि अब आपने गृह जिले के अंदर तो आप हार गए, वहाँ पर तो स्वच्छ छवि की बात नहीं है, बाकी प्रदेश के अंदर आप जीत गए कुछ जगह पर, तो अब वहाँ पर स्वच्छ छवि की आप बात करेंगे। ये राजनीति की जो परिपाटी है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर लिटमस स्टेटस सभी पार्टियों के लिए बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जहाँ जीते कैसे जीते, जहाँ पर हारे तो क्यों हारे। सभी बड़े नेताओं के अक्षेत्र के अंदर हार मिली है, सभी राजनीतिक पार्टियों में सभी बड़े नेताओं के निजी क्षेत्र के अंदर उनको हार मिली है। तो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे कैंडिडेट को समर्थन दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया। ये तो अक्रॉस द पार्टी ट्रू चीज़ है। इसको कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी पार्टी से बाहर निकल पाएगी। जी रजत पंजेटा जी, कब तक सर इस बात का राग आप लोग अलापते रहेंगे कि ये तो शहरी चुनाव है, जहां जीत गए क्या वहां पर शहरी नहीं था? अब आप लोग इलाहाबाद में हार गए, वहां पर कहेंगे हम तो ग्रामीण पार्टी से हम लोग ताल्लुक रखते हैं या ग्रामीण वोटर हमारा माना जाता है, तो उसमें इलाहाबाद बाई इलेक्शन में भी आप लोगों का मार्जिन कम हो गया था पिछली बार से। नहीं, ये ज्योति जी, ये किसने कहा आपको कि शहरों के अंदर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा? हमने कब कहा कि अब हम सिर्फ ग्रामीण पार्टी हैं? आप इस डिबेट को घर जाकर सुनेंगे, आपको याद भी होगा, आपने जब मैंने इलाहाबाद को लेकर आपसे सवाल पूछा सर, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि ये शहरी चुनाव है, इलाहाबाद में शहरी वोटर्स हैं, और जहां जीत गए वहां पर आप ये नहीं कहते कि हम वहां पर भी तो जीते हैं, वहां पर ग्रामीण शहरी का आप जिक्र नहीं करते। आपने ध्यान से शायद सुना नहीं, मैं दोबारा बताइए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
एलनाबाद के अंदर हमारी लीड ग्रामीण क्षेत्र से हमेशा ज्यादा ही आती है जी। शहर में हम ये नहीं है कि इस बार हमारा वो हुआ है, इस बार तो हमारी वोट बढ़ी है। अच्छा, जो शहर में हमारी लीड कम ही होती है, अभी से नहीं 10-15 साल से यही ट्रेंड है हम इसको ऊपर हमारे को ये था कि हमारे कार्यकर्ताओं की तो इस ड्यूटी ट्रेंड निश्चित के तौर पे- आधार पर तो रजत पंजेटा जी को या फिर इनेलो नेताओं को ये पता था आप लोग हारेंगे इलाहाबाद में? नहीं, एक्चुअली बात ये ऐसी रही कि हमने पूरे सिरसा जिले के ऊपर, जैसे अब टोहाना हम जीते हैं, रतिया हम जीते हैं, हम ज्यादा समय इलाहाबाद में नहीं दे पाए। मैं बिल्कुल इसकी ये बात मानता हूं कि हम ज्यादा समय नहीं दे पाए। हमारा ज्यादा ध्यान डबवाली पे रहा, रानिया पे रहा, टोहाना, रतिया, हम आसपास फिर पूरा हरियाणा के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर हमारा जितना हम ध्यान केंद्रित कर ठीक सकते है, थे। जितना समय है अभी, हालांकि बिल्कुल। ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम भारद्वाज जी नरवाना के अंदर हमारा आखिरी बहुत आपसे अच्छा जवाब मैं प्रदर्शन रहा है। चाहूंगी। डबवाली को लेकर आप बात करें, रानिया को लेकर बात करें और रुचाना को लेकर बात करें, क्या ये उम्मीदवार की हार है, क्या ये पार्टी की हार है या फिर पार्टी के बड़े नेताओं की हार है? ये नरवाना में भी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडियन नेशनल लोकदल का। हम अरविंद जीते हैं भारद्वाज जी। नहीं, इनके अगर इलाहाबाद या और जगह तमाम, सिर्फ इलाहाबाद क्यों, पूरे हरियाणा की बात करें, इन्होंने तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब सभी जगह अगर उनमें से 1-2 सीटें निकल भी आई हैं तो कौन सी बड़ी बात है। इतना बड़ा चुनाव इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का लड़ा। आप बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आई हैं? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो इनका इसमें जवाब जनता तो इनसे ले लिया ना। अधिकार है। भारद्वाज जी, समय कम है सर, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या ये बड़े नेताओं की हार है, क्या ये उम्मीदवारों की हार है? कहाँ हुई है कमियां, देखिए सभी विश्लेषण करेंगे, भाजपा भी करेगी, जजपा भी करेगी, और भी जो हमारे विरोधी दल हैं ये भी अपना विश्लेषण करेंगे, सभी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और लगातार ये चर्चा भी जारी रहेगी। एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।